जय सिया राम प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी फैमिली सिया राम ई लर्निंग में। मैं डॉक्टर तुषार आर्या आपके सामने आज फिर से उपस्थित हूँ। आज का इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्लास लेके, जिसमें आप लोगों को मुख्य रूप से आज पढ़ना है रिसोर्सेस या फिर संसाधन। तो सबसे पहले हमें रिसोर्स या संसाधन पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम लोग इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार यह रिसोर्स या संसाधन होता क्या है, और जिस भी चीज़ को हम रिसोर्स या संसाधन कहते हैं, आखिर उसको हम लोग रिसोर्स या संसाधन कहते क्यों। तो सबसे पहले उसी शब्द के बारे में डिस्कस करते हैं। शब्द आपका है रिसोर्स, या फिर आप बोल सकते हैं रिसोर्सेस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संसाधन। अब अगर हम रिसोर्स शब्द को देखें तो शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, जिसको आप लोग एटमोलॉजी बोलते हैं, एटमोलॉजी के अनुसार जो रिसोर्स शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक शब्द है री, दूसरा शब्द है सोर्स। री का मतलब ये होता है दोबारा, और सोर्स का मतलब होता है साधन, यानी किसी साधन को दोबारा यूज करना। दोबारा यूज करने का मतलब है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि दो बार यूज करना। जब किसी संसाधन को हम लोग लगातार यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, यानी कि लंबे समय तक यूज करते हैं, उसी को मुख्य रूप से हम लोग संसाधन बोलते हैं। ऐसा एटमोलॉजी के द्वारा या शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान के द्वारा बताया गया है। ये तो मान लीजिए शाब्दिक परिभाषा है कि आखिर इस शब्द का क्या मतलब है। लेकिन अगर संसाधन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संसाधन बहुत ही व्यापक शब्द है, और इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं या बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इसी शब्द को, इसी चीज़ों को कह सकते हैं कि पीपीटी के फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसको आपको पर देखना है और नोट्स करना है, और आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा, तो आप लोग आसानी से उसको पढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए पहले उसी को देख लेते हैं और आप लोग भी देख लीजिए। जो चीज़ें बताई गई हैं वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे लिखा है, शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान एटिमोलॉजी के अनुसार संसाधन शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है? रिसोर्स होता है, यानी कि संसाधन होता है। अब ये जो रिसोर्स शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आपका री, तथा दूसरा शब्द है आपका सोर्स। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मुख्य रूप से अभिप्राय होता है दीर्घ अवधि से। दीर्घ अवधि मतलब बार बार जब आप किसी का इस्तेमाल करेंगे या प्रयोग करेंगे, इट मीन्स वो लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उसी का मतलब होता है दीर्घ अवधि, यानी री का अर्थ हो गया। और सोर्स का अर्थ आप जानते हैं, सोर्स का अर्थ होता है साधन। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहते हैं, जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहते हैं। या फिर अगर आप साधारण भाषा में समझना चाहें, या आप ये कह सकते हैं कि मेरी भाषा में समझना चाहें, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु जिसका इस्तेमाल मानव अपने जीवन को उपार्जन के लिए करता है, या जिसका उपयोग मानव अपने लिए करता है किसी भी चीज़ के लिए, उसको हम लोग संसाधन कहते हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। जैसे हम अगर यूज कर रहे हैं ये पेन, ये बोर्ड, अब ये बोर्ड जो हम पर बोर्ड और ये ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से जो आप पढ़ रहे हैं, ये भी आपके लिए क्या है? एक रिसोर्स है या एक संसाधन है। या पेन का इस्तेमाल हम आपको पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है या एक संसाधन है। इसी तरीके से कोई भी वस्तु जिसका इस्तेमाल मानव अपने जीवन यापन के लिए करता है, या अपने सुख सुविधा के लिए करता है, या फिर अपने जीवन को सरल बनाने के लिए करता है, वही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो जरूरी नहीं है कि वो संसाधन मानव के जीवन को सरल बना दे, लेकिन सरल बनाने का प्रयास भी करता है अगर, या लाभ देने का प्रयास भी करता है वह साधन, तो उसको हम लोग संसाधन या रिसोर्स कहते हैं। अब क्योंकि धीरे धीरे संसाधन क्षेत्र में जब संसाधन का कह सकते हैं कि अध्ययन प्रारंभ हुआ, तो फिर यह देखने को मिला कि संसाधन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, या कि छोटी आप कह सकते हो उसको शब्दों में आप नहीं बता सकते। तो अलग अलग विद्वानों ने या फिर अलग अलग जियोग्राफर ने, या जिन्होंने भी संसाधन के क्षेत्र में अध्ययन किया, उन्होंने संसाधन की अलग अलग परिभाषाएं दी। लेकिन सबका, अगर आप सबकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे तो सबको आपको देखने में मिलेगा कि सबका यही कहना है कि जो भी, जिसका भी इस्तेमाल मानव अपनी बुद्धि या क्षमता से कर ले अपने जीविकोपार्जन के लिए या अपने जीवन यापन के लिए, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। तो ये तो हो गया आपका संसाधन का अर्थ। अब संसाधन की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो कुछ प्रमुख परिभाषाएं यहाँ पर लिखी गई हैं, या कुछ क्या, दो प्रमुख परिभाषाएं जो सबसे आसान है
या सबसे आसान शब्दों में लिखा गया है और महत्वपूर्ण भी है, उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो परिभाषा लिखा गया है वो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में जो संसाधन की परिभाषा लिखी गई है वो क्या लिखा गया है? संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। सिंपल सी भाषा में वही लिखा गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि संसाधन आपका मानवीय जो पर्यावरण है उसके वे पक्ष हैं, या कह सकते हैं वे पार्ट है, या वह भाग है जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की क्या होती है? पूर्ति होती है। मानव को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो वो कहाँ से पूर्ण होता है? संसाधनों से। चाहे वो पूर्ति होती है या उसमें सुविधा होती है या उसमें उसके लिए प्रयास भी होता है तो वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। और इसके साथ साथ जो भी आप मानव का सामाजिक उद्देश्य है उसकी भी पूर्ति संसाधनों के द्वारा होती है। या फिर आप ये इंग्लिश में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिसोर्स आर दोज एस्पेक्ट ऑफ मैन्स इन्वायरमेंट विच फैसिलिटेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड अटेनमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कह सकते हैं कि संसाधन जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। कोई भी वस्तु जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वही संसाधन कहलाता है। दिस इज द definition of resource according to encyclopedia of social science। नेक्स्ट definition जो है यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन तो संसाधन भूगोल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले या सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता जो है या फिर भूगोलवेत्ता जो है वो है जिम्मरमैन। इनका नाम आप आगे पीछे कभी न कभी सुने ही होंगे। जिम्मरमैन जिन्होंने संसाधन भूगोल के क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो इन्होंने संसाधन की क्या परिभाषा बताई कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं या वे कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्यावरण की जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। सेम चीज़, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी चीज़ें सक्षम है पर्यावरण में उपस्थित कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं या रिसोर्स कहते हैं। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। अब क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में या आपके पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं उनका उपयोग आप अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार ही कर सकते हैं। बिना आपके क्षमता के या बिना आपकी योग्यता के आप किसी भी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या अलग अलग संसाधनों का जिसकी जैसी योग्यता होती है अलग अलग संसाधनों का लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड ही लगा है, अगर मेरी ये क्षमता नहीं होती कि हम इस बोर्ड को खरीद के यहाँ लगा पाते तो क्या हम इस संसाधन का प्रयोग कर पाते या फिर आप इस संसाधन से पढ़ाई कर पाते? बिल्कुल नहीं। तो जिस मानव की जितनी योग्यता होती है या जितनी क्षमता होती है उस आधार पर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट में मौजूद जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको संसाधन में परिवर्तित करता है। इट मीन्स फीचर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी संसाधन क्या है? रिसोर्स आर द फीचर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। रिसोर्स मुख्य रूप से इन्वायरमेंट का ये पर्यावरण की क्या है? फीचर्स है, विशेषताएं हैं। विच आर कंसिडर्ड टू बी कैपेबल ऑफ सर्विंग मैन्स नीड्स। दे आर गिवन यूटिलिटी बाय द कैपेबिलिटीज एंड वांट्स ऑफ मैन की जो कैपेबिलिटी है या जो कैपेसिटी है और जो उसकी वांट्स है यानी इच्छाएं हैं, जो चाहत है, उनके सम्मिलन से ही कह सकते हैं कि संसाधन का निर्माण होता है। मनुष्य इन्वायरमेंट से अलग अलग संसाधनों का इस्तेमाल करता है या फिर प्रयोग करता है। तो उम्मीद करते हैं कि संसाधन का अर्थ यानी संसाधन क्या होता है या रिसोर्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ संसाधन की जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों परिभाषाओं को या दोनों डेफिनेशन को आप लोग मेमोराइज कर लेंगे और इसको नोट्स कर लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर ये आपको PDF फॉर्म में उपलब्ध भी करा दी जाएगी, तो आपका नोट्स तैयार होता रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से छोटे शब्दों में सीधा कि वो पर्यावरण में उपस्थित हुए सभी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे सभी चीज़ें संसाधन या रिसोर्स कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको इसमें पढ़ना है कि ये जो संसाधन या रिसोर्सेस आपको उपलब्ध है इनका निर्माण कैसे होता है या निर्माणकारी कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो संसाधन के निर्माण को प्रभावित करते हैं
या जिनके कारण ही संसाधन का या रिसोर्सेज का निर्माण होता है। वेरी सिंपल। तो अगर हम देखें मुख्य रूप से, तो जो संसाधन निर्माणकारी फैक्टर है, उनको मुख्य रूप से आप, सबसे पहली चीज़ है, जैसा कि आप लोग परिभाषा में सीख चुके हैं कि सबसे पहले वांट्स, वांट्स मतलब वैकेंसी नहीं, वांट्स मतलब चाहत, चाहत मतलब इच्छा। सबसे पहले मनुष्य की जो चाहत है या मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, इसका जब तक आपकी चाहत, जिस चीज़ की आपकी चाहत होगी तभी उसको प्राप्त करने के लिए आप कुछ न कुछ कार्य करेंगे। मनुष्य की इच्छाएं जब होंगी किसी चीज़ के लिए, तभी आप उसको प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। तो सबसे पहले मानव में इच्छाएं जागृत होती हैं, और ऐसा नहीं है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपको मिल ही जाए ना, उसके लिए आपके पास योग्यता भी होनी चाहिए, उस योग्य आप होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सड़क पर घूमते हुए कोई भी लड़की आप पसंद कर लेंगे तो वो आपकी हो जाएगी ना, या उससे आप शादी कर लेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा। ये भी समझ लीजिए वो लड़की आपके लिए संसाधन ही है या रिसोर्स है, क्योंकि उससे आपको क्या चाहिए, प्यार चाहिए ना। ठीक है, लीजिए प्यार। और उसके बाद तो आप अगर उस योग्य बनते हैं तो स्वाभाविक है कि वो, आप जब आपकी इच्छा जागृत होगी, आपके अंदर वो योग्यता होगी, तब आप उस चीज़ को संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक फैक्टर और होता है निर्माणकारी कारक में। सब अब इस पूरे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सभी संसाधन के रूप में विद्यमान है, लेकिन संसाधन नहीं कही जाती, क्योंकि अभी आप उसका इस्तेमाल करना या उसका यूज करना नहीं जानते। जब उस वस्तु का आप अपनी योग्यता के अनुसार इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तब वो संसाधन कही जाती है। जैसे बहुत लंबे समय तक आपके पास कोयला का खदान या जमीन के अंदर कोयला दबा हुआ पड़ा था, तो जब तक आप मानव प्रजाति को या ह्यूमन बीइंग्स को कोयले के बारे में जानकारी नहीं थी, तब तक कोयला आपके लिए कोई संसाधन नहीं था। तब तो वो किस रूप में था, उदासीन तत्व के रूप में। किस रूप में था, उदासीन तत्व। अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मानवीय कह सकते हैं कि भौगोलिक इन्वायरमेंट में उदासीन तत्व के रूप में पड़ी हुई है, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। जब आपको जानकारी ही नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अच्छा, कई ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी है, लेकिन आपके पास वो तकनीक ही नहीं है, और आपके पास वो भी योग्यता ही नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल कर सके, या आपके पास क्षमता ही नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल कर सके। तो उदासीन तत्व को जब मानव की इच्छाओं की जागृत होने के बाद जब अपनी योग्यता से आप उस उदासीन तत्व को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वही रिसोर्स कहलाते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपकी चाहत आसानी से पूरी होती नहीं है। इसके बीच में एक चीज़ और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का सीधा सीधा मतलब होता है रुकावट। प्रतिरोध का सीधा सीधा मतलब होता है रुकावट। जैसे मैंने कहा, सड़क पे कोई चल रहा है तो आपको प्यार हो गया, प्यार हो गया तो फिर आपको उनसे मिलना है, लेकिन मिलने में बहुत सारे रुकावट भी हैं, बहुत सारे प्रतिरोध भी हैं। क्या प्रतिरोध है, आपके मम्मी पापा, आपके दोस्त यार, और सड़क पर चल रहे और भी उनके जो साथी हैं, ऐसा नहीं कि आप ही का दिल आएगा, दो चार लोग का और दिल आ सकता है ना, तो वो भी आपके लिए प्रतिरोध का काम करेंगे ना। ऐसे कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए किसी बीहड़ जंगल में या पर्वतीय क्षेत्र में कोई संसाधन मिला, या पर्वतीय क्षेत्र में कोई संसाधन मिला, तब उस पर्वतीय क्षेत्र तक ट्रांसपोर्ट पहुंचाना या अपनी पहुंच पहुंचाना। मान लीजिए किसी पर्वत पर कोयले की खदान मिली, या हीरे की खदान मिली, या सोने की खदान मिली, तो वहां तक ट्रांसपोर्ट का साधन होना चाहिए, वहां तक आपकी टेक्नोलॉजी का पहुंच होना चाहिए। तो उन सब में कौन रुकावट डाल रहा है, पर्वत, पठार, या फिर कह सकते हैं कि उच्चावच, या फिर जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी। या फिर मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, मौसम खराब हो गया, इन्वायरमेंट या पर्यावरण या जलवायु, वो भी आपको नुकसान कर सकता है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें रुकावट डाल रही हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्रतिरोध कहलाती है। तो आप देखेंगे कि मुख्य रूप से मानव मानव की इच्छाएं, और इच्छाओं के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है योग्यता की। मानव की योग्यता कितनी है या कैपेसिटी कितनी है। तो योग्यता के अनुसार जब मानव उदासीन तत्वों का, इन्वायरमेंट में मौजूद जो उदासीन तत्व हैं, जो पहले से पड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल कर विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों को हटाकर जब उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन। और जिस आधार पर आप इस संसाधन का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से मानव की संस्कृति का या मानवीय समाज का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि संसाधन क्या होता है
और संसाधन निर्माणकारी कारक में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पर ऊपर कुछ चीज़ें लिखी भी हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है, यह स्पष्ट है कि संसाधन मानव तथा प्रकृति की अंतरक्रिया का प्रतिफल है। जैसा कि आप लोग पहले जान चुके हैं कि संसाधन मुख्य रूप से क्या है, मानव और प्रकृति के बीच में जो अंतरक्रिया हो रहा है उसका प्रतिफल या उसका रिजल्ट है, कह सकते हैं उसका परिणाम है। मानव प्रकृति में उपस्थित जो वस्तु है उनका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, उसी का प्रतिफल है या उसी का रिजल्ट क्या है, संसाधन है। मानव अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जुटाता है। क्या जुटाता है, साधन, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, सोर्स। मानव क्या करता है, अपनी आवश्यकता, जैसी उसकी आवश्यकता है और जैसी उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो विभिन्न प्रकार के सोर्सेस को जुटाता है। जैसे आप कॉलेज से अगर मतलब घर से कॉलेज जा रहे हैं तो घर से कॉलेज जाना आपकी क्या है, आवश्यकता है, क्योंकि आएंगे तभी तो पढ़ेंगे ना। तो फिर उसके लिए आपको कौन सा सोर्स जुटाना है, या तो साइकिल होना चाहिए, चाहे ट्रांसपोर्ट के और साधन बाइक है, मोटर कार है, या फिर आप सवारी से आएंगे मान लीजिए, तब भी उस प्रकार के रिसोर्स आपके पास होने चाहिए। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ऑनलाइन क्लास आप कैसे देख सकते हैं, आपके पास मोबाइल तो कम से कम होना चाहिए ना, एंड्रॉयड मोबाइल, और उसमें नेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं ना। तो ये जो है ये सब क्या है, साधन है। तो यही साधन का जब मानव अपनी आवश्यकता के लिए इस्तेमाल करने लगता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। साधन जुटाता है तथा अवसरों का लाभ उठाने के लिए साथ साथ कठिन परिस्थितियों से बाहर आने की क्षमता भी रखता है। अर्थात जो आप जिस साधन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं या जो भी अवसर आपको मिला है, अब उसको अगर उसमें कोई प्रतिरोध आता है या कोई कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए भी आपके पास क्षमता होनी चाहिए। जैसा कि जब मैंने आपको पहले बताया कि जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है जिमरमैन का निश्चित मत है कि संसाधनों को समझने के लिए मानव व प्रकृति के संबंधों को जानना आवश्यक है। अगर संसाधन को आपको अच्छे से समझना है कि संसाधन क्या है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मानव और नेचर के बीच में क्या संबंध है, या मानव और नेचर के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, और वर्तमान समय में कैसा है। वर्तमान समय में मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध थोड़ा बिगड़ रहा है, इसीलिए आपके पास अलग अलग प्रकार की समस्याएं या अलग अलग प्रकार के कह सकते हैं कि बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। ज़्यादा दिक्कत होता है तो फिर एकाएक कुछ न कुछ होता है ना। जैसे आप अभी 2 साल पहले कोरोना वायरस से जूझ के निकले हैं, तो कोरोना वायरस कहाँ से आया, क्योंकि मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई। जो चीज़ें पर्यावरण से नहीं लेनी चाहिए थी, जो चीज़ें पर्यावरण से नहीं खानी पीनी चाहिए थी, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि चाइना वाले लोग कुछ खाएं उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या क्या। अब वो सच तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर सच है तो अगर चाइना वाले खाएं, नुकसान सबका हुआ, पूरे देश का हुआ कोरोना वायरस की वजह से ना। तो कहने का मतलब मानव और पर्यावरण के बीच में एक कैसा संबंध होना चाहिए या कैसा संबंध है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप संसाधन का सही तरीके से और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, या तभी आप संसाधन को अच्छे से समझ पाएंगे। मानव की जो सत्ता होती है या मानव जो आप पर्यावरण में जो उसका स्थान है मानव का, वो 2 स्तरों पर विद्यमान है। पहला प्राणी स्तर पर, यानी मानव एक जीव है, जैसे अन्य जीव है, भेड़ भैंस बकरी ना उल्लू, वैसे ही हम लोग भी एक क्या है, जीव है, वैसे भी हम लोग क्या है, जीव है। तथा दूसरा सामाजिक स्तर पर। प्राणी स्तर पर मनुष्य प्रकृति का अंग है। प्राणी स्तर पर अगर आप एक जीव हैं तो जैसे अन्य जीव जंतु या अन्य पेड़ पौधे प्रकृति का या नेचर का अंग है, वैसे हम भी प्रकृति और नेचर का एक अंग है। लेकिन हमारे पास दिमाग ज़्यादा हो गया है ना, बौद्धिक क्षमता ज़्यादा है, तो हम लोग अब पूरे नेचर को अपने हिसाब से रखना चाहते हैं या अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और करते हैं, ठीक। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे कि आप उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे या पर्यावरण में उतने लेवल तक ही हस्तक्षेप करेंगे जितने लेवल तक पर्यावरण सहन कर सके, पर्यावरण को गुस्सा ना आए। अगर उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको खुश रखे रहेंगे, तो आप लोग भी खुश रहेंगे, खुश रखे रहेंगे और हमेशा रहेंगे ना। चलिए, ये हो गया संसाधन निर्माणकारी कारक या रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो है
संसाधनों की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेस। अब अलग अलग विद्वान भाई अलग अलग संसाधन के कंसेप्ट को मानते हैं ना। तो जो प्रमुख कंसेप्ट है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसी के बारे में ही चर्चा करेंगे, ज़्यादा हमको जानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर कंसेप्ट आपके एग्जाम में संसाधनों की संकल्पना से क्वेश्चन बनता है तो एक दो कंसेप्ट भी लिख देंगे आप लोग, तब भी आपका 200-250 शब्द हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। उससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। अब जैसे 2 और 2 4 होता है, आप बस इतना ही लिखेंगे, क्या करने बताने जाएंगे। 2 को अगर हम एक एक लिख देंगे, फिर उस वाले 2 को भी एक एक लिख देंगे, तब भी जोड़ेंगे 4 ही आएगा। ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो सबसे पहले देखेंगे तो मुख्य रूप से सामान्य तरीके से अगर देखिए, सामान्य रूप से संसाधनों का कंसेप्ट 2 कंसेप्ट है। पहला आपका है एस्थेटिक संकल्पना या स्टैटिक कंसेप्ट, दूसरा आपका है गतिक संकल्पना या डायनेमिक कंसेप्ट। ठीक, जो एस्थेटिक संकल्पना है या जो स्टैटिक संकल्पना है, ये शुरुआत में थोड़ी बहुत इसको मान्यता थी, लेकिन वर्तमान समय में संसाधनों का जब कह सकते हैं कि अध्ययन बढ़ा, तो एस्थेटिक संकल्पना या स्टैटिक कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो गया, या फिर कह सकते हैं कि ये गलत महसूस होता है। ऐसा लगता है कि इसमें गलत चीज़ें बताई गई हैं, और शायद बताई भी गई हैं। क्यों बताई गई हैं? जैसे एस्थेटिक संकल्पना में 3 चीज़ों को मान्यताएं हैं। पहला है संसाधन भौतिक पदार्थ मात्र है। संसाधन भौतिक पदार्थ मात्र है, ये पूर्ण रूप से गलत है। केवल भौतिक पदार्थ ही संसाधन नहीं है। भौतिक पदार्थ के साथ साथ भौतिक परिवेश, भौतिक परिवेश के साथ साथ सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिवेश के साथ साथ किसी मानव के का कह सकते हैं कि क्या चरित्र है या फिर क्या उसका व्यवहार है, वह भी एक दूसरे मनुष्य के लिए संसाधन का कार्य या रिसोर्स का कार्य कर सकता है। भौतिक पदार्थ का मतलब कि जो भी भौतिक पदार्थ पर्यावरण में मौजूद है, जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, या फिर लोहा, बेंच, डेस्क, ये सब क्या है? संसाधन। हम ये नहीं करेंगे संसाधन, ये तो संसाधन है ही, लेकिन केवल यही संसाधन है ऐसा नहीं है। इसके अलावा मानवीय जो विचार है, जैसे अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं तो हम अपने विचारों को आपको बता रहे हैं, तो हमारे विचार भी आपके लिए क्या है? रिसोर्स है या फिर संसाधन है। जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज की स्थिति कैसी है, या उस समाज का आप कह सकते हैं कि पर्यावरण कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, तो उस समाज में रहने वाले बच्चों के लिए वो भी क्या है? रिसोर्स है। जैसा कि कहा जाता है ना कि जैसे माँ बाप होंगे या जैसे घर का माहौल होगा वैसे बच्चे होंगे ना, वैसा ही सीखेंगे। तो वो जो माहौल है घर का, वो भी उस बच्चे के लिए क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। जैसा होगा वैसा वो उससे ग्रहण करेगा या वैसा वो उससे सीखेगा। तो केवल भौतिक पदार्थ ही संसाधन है, ऐसा कहना मिथ्या प्रतीत होता है या फिर गलत लगता है ना। ठीक, दूसरा आपका है संसाधन पूंजी मात्र है। वही बात कही गई है कि संसाधन केवल पूंजी है। ऐसा नहीं है कि खाली पूंजी ही संसाधन है, और जैसा कि मैंने पीछे बताया कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संसाधन के रूप में होती हैं, और संसाधन को केवल पूंजी समझना यह बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। दूसरा लास्ट आपका है संसाधन सुगम रूप से प्राप्त है। ये भी सही नहीं है, ये भी मिथ्या प्रतीत होता है। सुगम रूप मतलब आसानी से, कोई भी संसाधन आपको आसानी से मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ संसाधन आपको आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी संसाधन आपको आसानी से मिल जाए। सभी संसाधन आपको आसानी से नहीं मिल सकते। जैसे पीछे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, याद होगा ये आपको ना, उसमें कितनी समस्याएं होती हैं, या आप लोगों से बेहतर तो कोई जान नहीं सकता ना। ठीक है, तो संसाधन सुगम रूप से प्राप्त नहीं है। कहीं मान लीजिए कि पर्वत के बीच में, जंगलों के बीच में कोई संसाधन है, तब उसको लेने जाना है तो फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या प्रतिरोध, विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध आपके सामने आएंगे। जब आप उसको दूर करेंगे तभी आपको वह संसाधन प्राप्त होगा। ठीक, अब जो दूसरी संकल्पना है गतिक संकल्पना, यही सर्वमान्य संकल्पना है, या फिर इसी को वर्तमान समय में सबसे अधिक मान्यता है और माना भी जाता है। डायनेमिक कंसेप्ट या गतिक संकल्पना, इसी को अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग संक्रियात्मक या क्रियात्मक संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि डायनेमिक कंसेप्ट का क्या मतलब है। इस संकल्पना की मान्यता यह है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। रिसोर्स आर नॉट, दे बिकम। इट इज कॉल्ड बाई जिम्मरमैन। यानी जिम्मरमैन ने बताया कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन क्या होते हैं? बनते हैं। जो पहले से मौजूद है
उसको आप संसाधन नहीं कहेंगे। जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगा। मतलब आपको संसाधन क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना। तो डायनेमिक कंसेप्ट का मुख्य उद्देश्य यही है बताना कि संसाधन पहले से मौजूद है, लेकिन वो उदासीन तत्व के रूप में मौजूद है। जब आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तब वो संसाधन कहलाते हैं। कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसको मुख्य रूप से मानने वाले कौन है? जिम्मरमैन। उन्हीं का ये कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसके द्वारा कहा गया है या किसका कथन है, तो कौन है? जिम्मरमैन। प्रकृति के उपादान तब तक संसाधन नहीं बनते। इसी लाइन को आगे जो मैं इतनी देर से आपको समझा रहे हैं वही लिखा है कि जो प्रकृति में उपादान मौजूद हैं वो तब तक संसाधन नहीं बनते जब तक मानव उन्हें अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग नहीं करता। कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं है जब तक मानव उसका अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के लिए प्रयोग नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट जो मॉडर्न संकल्पना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वर्तमान समय में जो सबसे सर्वमान्य संकल्पना है वो इसी का कह सकते हैं कि सुधरा हुआ रूप है, या कह सकते हैं विस्तृत रूप है, जिसको हम लोग कहते हैं संसाधनों की कार्यात्मक या संक्रियात्मक संकल्पना। कंसेप्ट ऑफ, कहाँ गया भाई? संसाधनों की कार्यात्मक या क्रियात्मक संकल्पना। अब इसमें मुख्य रूप से यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो संसाधन होते हैं ये संक्रियात्मक या क्रियात्मक होते हैं। क्रियात्मक होने का मतलब मानव जाति या ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो पर्यावरण की विभिन्न तत्वों से जब तक क्रिया नहीं करते हैं, जब तक उनसे संक्रिया नहीं करते हैं, तब तक संसाधन या पर्यावरण में उपस्थित जो तत्व है तब तक वो संसाधन नहीं बनते। ठीक है, तो जो इसके अनुसार 3 मान्यताएं हैं। जैसे पहला है संसाधन कार्यात्मक एवं संक्रियात्मक होते हैं। संसाधन जो होते हैं कार्यात्मक एवं संक्रियात्मक होते हैं। जितना ज़्यादा आप यानी कि मानव किसी उदासीन तत्व को प्रयोग करने के बारे में सोचेगा, उससे क्रियाशील होगा, उतना ज़्यादा वह संसाधन के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट का सार देखें या फिर सार कह सकते हैं, सार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि भाई अगर शार्ट में समझना चाहें कि भाई ये इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, तो इस कंसेप्ट का सीधा मतलब है यदि किसी पदार्थ में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, यदि किसी पदार्थ में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। एक लाइन में। ठीक, दूसरा जो है संसाधनों का निर्माण मानव के प्रयासों से होता है। जब तक मानव प्रयास नहीं करता है या जब तक मानव उसका इस्तेमाल नहीं करता, इस्तेमाल करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तो प्रयास नहीं करता है, बिना प्रयासों के संसाधन का निर्माण नहीं होता है। अर्थात संसाधनों का निर्माण किसके द्वारा होता है? मानवीय प्रयासों से। नेक्स्ट आपका है संसाधन गतिक होते हैं। जो अभी इसके पहले आपने इस कंसेप्ट पढ़ा डायनेमिक कंसेप्ट ना, या गतिक संकल्पना, वही यहाँ पर लिखा है कि संसाधन जो होते हैं वो डायनेमिक्स होते हैं। डायनेमिक्स होने का मतलब है अब गतिशील होने का मतलब ये नहीं है कि कोयला एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पर चला जाएगा ना, या भागेगा, आप जाएंगे उसको खोदने तो वहाँ से भाग जाएगा, या सोने के खान वहाँ से भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। कहने डायनेमिक होने का मतलब है बदलना या उसके रूप में परिवर्तन होना, एक स्थान से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना, वही कहलाता है गतिक या डायनेमिक्स। तो विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है उनका आप अलग अलग रूपों में प्रयोग करते हैं। एक ही वस्तु का आप अलग अलग जगह पर अलग अलग रूपों में परिवर्तन कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स या गतिक। तो ये हो गया आपका संसाधन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण टॉपिक आपके यहाँ पर हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहले आप लोगों ने सीखा मीनिंग, यानी कि संसाधन का अर्थ क्या है, या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हैं संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन क्या है। दूसरा आप लोगों ने 2 परिभाषाएं सीखी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अनुसार, दूसरा जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन की क्या परिभाषा है ना। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वो क्या आप लोगों ने सीखा? संसाधनों की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेस।
कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेस। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों ने सीखा, फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेस, फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेस या संसाधनों के कारक। तो इन तीनों टॉपिक से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से पढ़ के नोट्स बना लीजिए, और 1-2 बार रिवाइज करेंगे या 2 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको संसाधन में कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो एट लास्ट आपका डाउट क्लास हो, डाउट सेशन होगा, जिसमें आपके सभी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए और संसाधन का इस्तेमाल करते रहिए। जय हिंद।